कैसे बच्चों, अब इन आखिरी 50-60 दिनों में तुम्हें क्या करना चाहिए? अगर तुम्हारी तैयारी या तुम्हारे जो टेस्ट के रिजल्ट है वो 450 से 550 या 550 टू 600 आ रहे, तो तुम्हें इस वाले पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर क्या करना चाहिए? तो केमिस्ट्री के अंदर एक बढ़िया सी बात यह है कि सिर्फ 20 चैप्टर्स है। इनऑर्गेनिक की तो लाइनें आती है, ऑर्गेनिक भी ऑलमोस्ट वही होती है और फिजिकल एप्लीकेशन बेस्ड है, लेकिन हाँ पैटर्न वही होते हैं, पैटर्न से बाहर नहीं जा रहे, वो सेम पैटर्न के ऊपर सवाल पूछ रहे। तो करना क्या चाहिए? तो सबसे पहले जैसे तुमने मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर निकाली, उसके फॉर्मूले इकट्ठे करे, तो नेट प्रेप के ऊपर एक माइंड मैप बना रखी है, तुम चाहो तो उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो तुम्हें पहले फॉर्मूलों को खुद से लिखना है, फ्लैश कार्ड पे लिखे हो या फॉर्मूला सीट के ऊपर लिखे हो, तुम्हें खुद से उसे अपने हैंड राइटिंग के अंदर लिखना है, प्रैक्टिस करनी है। एक बारी थोड़ा इसका भी आइडिया लगाना है कि ये फॉर्मूले आखिर जनरेट कैसे हुए, वैक्यूम से तो आए नहीं होंगे। तो एक तो जब तुम इसके बारे में सोच रहे ना कि मोल कॉन्सेप्ट की काइनेटिक्स के साथ क्या रिलेशन है, मोल कॉन्सेप्ट की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ क्या रिलेशन है, मोल कॉन्सेप्ट की रेडॉक्स के साथ क्या रिलेशन है, एक बार तुम्हारे दिमाग में जो भी आंसर है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में या शॉर्टकट में जो भी आंसर है, उससे तुम्हारी जो पढ़ाई के ऊपर ग्रिप है, इसका आइडिया लगता है कि तुम्हें पढ़ाई कितनी समझ आ रही है। एक बार ऐसे करने के बाद तुमने एनसीईआरटी के पीछे जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करा, इसके बाद जो एग्जाम्पलर है उसके प्रॉब्लम तुमने सॉल्व करे। तो जब तुमने फिजिकल बनाई तो क्या करे, फॉर्मूले इकट्ठे करे, उनको एक दूसरे के साथ, एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर के साथ इंटरलिंक करने की कोशिश करी, एनसीईआरटी के सॉल्व अनसॉल्व और एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम तुमने सॉल्व करे। और इसे सॉल्व करते हुए टाइम कितना लगना चाहिए? अगर तुमने न्यूमेरिकल बनाई, प्रॉपर न्यूमेरिकल बनाई, तो 60 से 70 सेकंड लगनी चाहिए। अगर फिजिकल के अंदर भी नॉन न्यूमेरिकल पार्ट है, वो 30 से 40 सेकंड के अंदर सॉल्व होनी चाहिए। क्या टाइम की ये डिसिप्लिन अभी बहुत ज़रूरी है? आंसर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं 3 साल बाद नहीं आ रहा, अभी आ रहा है। तो हमें स्टार्ट में इसका ध्यान रखना है। अगर फरवरी में हम टाइम को उतना मेंटेन नहीं कर पाते तो बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि मार्च में तो हमें पंक्चुअलिटी शो करनी है, लेकिन फरवरी के अंदर में हम चाहे तो इसे थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। और न्यूमेरिकल बनाते हुए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब तक लास्ट आंसर तक ना पहुंच जाए, जब तक उसे बीच में नहीं छोड़ना है, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो तुम्हें मैनुअली प्रैक्टिस करनी है। और जब तक तुम आखिर तक नहीं पहुँच जाओ, जब तक तुम्हें इसे छोड़ना नहीं है। कई बार क्या होता है, हम आखिर तक पहुँच जाते हैं, लॉग पता नहीं होती, छूट जाती है। इस वाली वीडियो के साथ लॉग और एंटी लॉग निकालने की लिंक दे रखी है, लेकिन तुम्हें फिर भी इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। तो ये तो पूरी फिजिकल की कहानी है। अगर तुमने आज स्टार्ट करा कि 3-4 दिनों में तुमने पूरी फिजिकल निकाल दी, फिर तुम आते हो इनऑर्गेनिक के ऊपर। इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी की लाइन आती है, जो ग्राफ दे रखे है, जो टेबल दे रखी है, मेजॉरिटी सवाल तो वहाँ से आ जाती है। तो तुम्हें जो ग्राफ दे रखे उसे एनालाइज करना है। ग्राफ और जो टेबल है उसे कोई रट्टा मार नहीं सकता, रट्टा मारने का कोई सेंस भी नहीं बनता। तुम्हें ट्रेंड का ध्यान रखना है, लेफ्ट टू राइट क्या ट्रेंड है, टॉप टू बॉटम क्या ट्रेंड है, एंड यू हैव टू डाइव डाउन इन द डिटेल्स। जो सेकंड पार्ट है, जो उसके एक्सेप्शनल पार्ट है, इनऑर्गेनिक के अंदर जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों के अंदर इक्वली इंपॉर्टेंस रखती है। तो तुम्हें उस वाली पार्ट को भी कहीं पर नोट डाउन करनी है। जब तुम इनऑर्गेनिक के प्रॉब्लम सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि 10 से 20 सेकेंड आइडियली इतनी टाइम होनी चाहिए उसे सॉल्व करने के लिए। जब तक कि वो मैकेनिज्म बेस्ड प्रॉब्लम ना हो, जब तक वो मल्टी स्टेप प्रॉब्लम ना हो, वो इतने ही टाइम कंज्यूम करने चाहिए, 20 सेकेंड 25 सेकेंड मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पे तुम्हें वही साइकिल फॉलो करनी है, एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर और मोस्ट रिकमेंडेड पार्ट। इसके साथ तुम फ्लैश कार्ड यूज कर सकते हो। फ्लैश कार्ड के अंदर जो मेमोरी बेस्ड चीज़ें हैं, जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, वो एक साथ कंपाइल्ड कर रखी है। ऑर्गेनिक वाली पार्ट में तुम्हें थोड़ा केयरफुल होना है, और मोस्टली आज भी सारी चीज़ें एनसीईआरटी की लाइनों के अंदर से आती है। बस वो क्या करते, जो कार्बोकेटायन कार्बन एनायन है, जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है, जो रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट है, उसे थोड़ा डिटेल्स में ले जाते हैं। थोड़ी डिटेल्स में जाने का ये मतलब है कि तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि कार्बोकेटायन जनरेट कब करते हैं। छोटी सी बात है, अगर हमने एसिडिक मीडियम सेलेक्ट करी और वहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकेटायन नहीं जनरेट हो रही, अगर 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बोकेटायन जनरेट हो रही है, एसिडिक मीडियम है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एसिडिक मीडियम, और 2-3 डिग्री कार्बोकेटायन जनरेट होने की पॉसिबिलिटी, तो कार्बोकेटायन ही जनरेट होने हैं। अदरवाइज एलिमिनेशन रिएक्शन भी जा सकती है। वैसे अगर हमने बेस सेलेक्ट कर रखी है तो वहाँ पे कार्बन एनायन के जनरेट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और इसके बाद एक रिएक्शन इंटरमीडिएट रह जाता है कार्बिन डाइक्लोरोकार्बिन, जो रायमंड टेवन रिएक्शन के अंदर हम जनरेट कर सकते हैं, या फिर हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के अंदर। तो जो कार्बिन है, ये इन दोनों रिएक्शंस के अंदर आती है। एक बार हमें ये देखना होगा कि जो कार्बोकेटायन की मैकेनिज्म है, जो कार्बन एनायन की मैकेनिज्म है, उनमें क्या कोई बेसिक डिफरेंस है? आंसर है, कोई डिफरेंस नहीं। हर बार हम क्या करते हैं, जो स्पीसीज जनरेट होती है उसे स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं।
अगर वो स्टेबलाइज है तो रिएक्शन आगे की साइड पे जा रही है, अगर वो अनस्टेबलाइज है तो रिएक्शन पीछे की साइड पे जा रही है। तो इस वाली पार्ट पे तुम्हें रुक के सोचना है कि जो रिएक्शन अल्कोहल के अंदर दे रखे हैं, अगर यही प्रोडक्ट, यही रिएक्टेंट इस जैसा रिएक्टेंट एल्डिहाइड के अंदर हो तो मैकेनिज्म में कोई फर्क है? आंसर है कोई भी फर्क नहीं है। प्रोडक्ट के अंदर फर्क है, मैकेनिज्म के अंदर तो कोई फर्क नहीं है। तुम्हें ऐसे ही सोचना होगा कि जो रिएक्शन अमाइन के ऊपर वैलिड है, क्या वो अल्कोहल के ऊपर भी वैलिड है? अगर है तो कहाँ तक वैलिड है, कहाँ तक डिसिमिलरिटी है। तो ये इन चीज़ों का तुम्हें ध्यान रखना होगा। मतलब सिर्फ आंखों से नहीं देखना है, उसे दिमाग से एनालाइज भी करना है। अगर तुम ऐसे कर सकते तो चीज़ें आसान है। तो तुम्हें पहले पार्ट के अंदर पहले 10-12 दिनों में केमिस्ट्री खत्म कर लो, अगर तुम्हारे बाकी सब्जेक्ट हो गए हैं तो, है ना। अगर सिर्फ तुम्हारी कंसर्न केमिस्ट्री है तब ये तरीका है। इस पूरे प्रोसेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सी चीज़ है कि जो गलती तुमने एक बार करी उसे रिपीट ना करो। तो रिपीटिशन हैज टू बी अवॉइडेड इफ यू आर हैविंग ए साइंटिफिक एंड टेलर मेड वे ऑफ रिविजन। तो ऐसे कैसे हो सकता है? टेलर मेड कैसे हो सकता है? टेलर मेड का मतलब कई लोग रात को खाना वाना खा के जब सोने जाते हैं तो उसे रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। कई लोग बीच में रिवाइज कर लेते हैं, सुबह से दोपहर तक पढ़ा और जो सेकेंड पार्ट है वहाँ पर स्टार्ट होने से पहले रिवाइज कर लेते हैं। कई लोग ऑल्टरनेट डे रिवाइज करते, कई लोग वीकली रिवाइज करते, और कुछ सोचते ये तो फालतू की बातें हैं, इसे करने का कोई फ़ायदा ही नहीं। तो लास्ट वाले कैटेगरी को हटा दो, बाकी सारी चीज़ें हम कह सकते हैं टेलर मेड है। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो गलती एक बार हुई अगर वो दूसरी बार हो गई तो क्या करेगी, किसे मारे। और जो लास्ट पार्ट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इस वाली फेज में जो लास्ट फेज है, स्लॉग ओवर की फेज है, यहाँ पे हमें थ्योरी से ऑब्जेक्टिव सीखनी चाहिए या ऑब्जेक्टिव बना के थ्योरी सीखनी चाहिए। तो अगर तुम्हारी मार्क्स 450 के अराउंड है तो तुम्हें थ्योरी 50% पढ़नी है, 50% ऑब्जेक्टिव बनाने हैं। लेकिन अगर तुम 500 से ऊपर जा रहे हैं, 550 से ऊपर जा रहे हैं, तो ये टाइम है जहाँ पे तुम्हें थ्योरी 10% 15% ही पढ़नी चाहिए, 20% पढ़नी चाहिए। बाकी टाइम तुम्हें ऑब्जेक्टिव के ऊपर लगानी है। तुम्हें ऑब्जेक्टिव से थ्योरी सीखनी है, ना कि थ्योरी से ऑब्जेक्टिव सीखना है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, तुम कौन से स्टेज पे हो वहाँ पे चीज़ें अप्लाई करनी है। अगर लोअर एंड पे हो तो तुम्हें थ्योरी भी पढ़नी है इस महीने, अगले महीने थ्योरी कम करनी है। मतलब इस महीने तुमने 50 पढ़ी, अगले महीने तुमने उसको 40 कर दिया, उसके बाद के महीने जो लगभग आखिरी महीना होना है उसमें 20% पे आ गए। हर बार जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव है वो बढ़ने चाहिए। तो आज के डेट में कितने होने चाहिए? लेकिन तब भी हर एक चैप्टर के ऊपर ऑन एन एवरेज तुम्हें इस टाइम पे 150 से 200 के आसपास प्रॉब्लम बनाने हैं। जब तुम मार्च में जाओगे तो तुम्हें हर एक चैप्टर के ऊपर 300 के आसपास प्रॉब्लम बनाने हैं। पहले के जो थे 100 और भी ऐड कर लिए। बार बार रिवाइज करना है, उन्हीं चीज़ों को बार बार रिवाइज करना है। नए स्टडी मटेरियल नहीं खरीदने, जो तुमने खरीद रखा है तुम्हें उसे ही यूज़ करना है। नए स्टडी मटेरियल, नए चैनल, इनसे तुम्हें थोड़ा दूर रहना है। वीडियो देखकर कुछ नहीं होने वाला। तुमने वीडियो से क्या सीखा ये क्या कभी नोट डाउन करा है? ये कोई फिल्में तो है नहीं ना कि तुमने वीडियो देख ली, तुम्हें टीचर की शक्ल पसंद आ गई, पसंद नहीं आई, तुम्हें उसके बोलने का तरीका पसंद आया, नहीं आया। ये मैटर करता है क्या? नहीं करता। तुमने क्या सीखा और उसे नोट डाउन करा, ये मैटर करते हैं। तो तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना है। यहाँ से गेम एंटर होती है टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी के ऊपर में। तुम कितना टाइम मैनेज कर पाते। तुम्हें ये भी करने की कोशिश करनी चाहिए कि एक फुल टेस्ट जो 3 घंटे की होती है, क्या तुम 2.5 घंटे में दे सकती? कोशिश करनी है। मार्च के महीने में तुम इसे थोड़ा और नीचे कर सकते, क्या 2.15 आवर्स में कर सकते? अगर तुम अभी 2.15 आवर्स में कर सकते या 2.5 घंटे में कर सकते तो तुम एग्जाम के अंदर तुम्हें काफ़ी स्पेस मिलेगा, ब्रीथिंग स्पेस मिलेगी और तुम वहाँ पे चीज़ों को कर सकते हो। और जब तुम टेस्ट सॉल्व करो तो तुम्हारी माइंडसेट क्या होनी चाहिए? एक पेन पेपर लो, उसमें लिखो कितने सवाल तुम सॉल्व नहीं कर रहे। मान लो तुमने 10 को फिल्टर आउट कर दी, उसके बाद तुमने ये देखा कि हर एक सवाल के पीछे कॉन्सेप्ट कौन से। मतलब अगर मान लो कहीं पे एसिडिटी का ऑर्डर दे रखा है तो तुम्हें आइडिया लगना चाहिए कि यहाँ पे एसिडिटी का ऑर्डर मतलब हम ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर बातें कर रहे हैं। वैसे ही तुम्हें हर एक के पीछे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो बॉटम लाइन है, वो लिखनी है। और एक बार तुम्हें ये सब कुछ कर लिया, ये सब कुछ तुमने अगले 10 मिनट के अंदर कर ली, क्योंकि सवाल देखते ही जो सबसे पहली चीज़ तुम्हारे दिमाग में आई वही बॉटम लाइन है। और अगर नहीं आई तो तुमसे छोड़ दो, फिलहाल तो छोड़ दो, आगे बढ़ो, क्योंकि हम टाइम के अगेंस्ट रेस कर रहे हैं। और फिर जब तुम वापस आते तुमने 2 चीज़ें फिक्स कर ली। नंबर 1 कि तुम कितने क्वेश्चन छोड़ रहे, नंबर 2 कितना तुम एक्सपेक्ट कर रहे। मतलब जो छोड़ रहे हो उसके बाद भी तुम्हारी अपनी दिमाग की एक कैलकुलेशन होगी कि जो तुम बना रहे हो उसमें एक्यूरेसी कितनी है। 70%, 80%, 90%, 95% जो भी है वो तुमने लिखा। और टेस्ट के बाद तुमने एनसीओ करा कि तुम्हारी एनालिसिस है या कोई डे ड्रीम है। मतलब सोचा कुछ और था, हो कुछ और रहे। तो तुम्हें एक बार ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है कि तुम्हें ये देखना है कि दिमाग चीज़ों को रियलाइज कर भी पाता है या नहीं कर पाता। और एक बार फिर से जो हमने वीडियो में बातें बताई इसे लिखो और इसे इंप्लीमेंट करो। तुमने मेरी वीडियो देखी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने मेरी वीडियो 2 बार ही देखी, उससे फर्क नहीं पड़ता। तुमने वीडियो में दिए सजेशंस को इंप्लीमेंट करा तो फायदा है, नहीं करा तो जैसी ज़िंदगी चल रही है वैसी चलनी है।